और अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। देश में फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन गिरावट के बाद फिर से केसों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 2,08,921 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,157 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 2,95,955 लोग रिकवर भी हुए हैं, कोरोना से रिकवर होकर घर गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले एक दिन में गिरावट के बाद फिर बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,08,921 नए कोरोना केस सामने आए और 4,157 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,95,955 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल केस 2,71,57,795 है। कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,43,50,816 है। वहीं कुल एक्टिव केस 24,95,591। कुल मौत 3,11,388। वहीं वैक्सीन मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर केंद्र पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था तब वो कह रहे थे कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है। आज जब देश में वैक्सीन की कमी है तो उनका कहना है कि देश में पर्याप्त 1 करोड़ वैक्सीन है, लेकिन सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो 1 करोड़ वैक्सीन महज एक दिन में ही खत्म हो जाएंगी। 2 अप्रैल को देश भर में 42 लाख वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन अब सिर्फ 16 लाख वैक्सीन ही प्रतिदिन लगाई जा रही है। देश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के ऐसे बयानों से आमजन में आक्रोश फैल रहा है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक भी हुई। इससे पहले इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्धारित दरों से ज्यादा वसूली की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ज्यादा दाम वसूलने वाले निजी अस्पतालों, लैब और दवा दुकानदारों पर शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से मृत्यु पर शव के परिवहन और ससम्मान अंतिम संस्कार की निःशुल्क व्यवस्था की है और इसकी पालना में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में गहलोत ने तीसरी लहर का सामना करने के लिए दूसरे देशों और राज्यों द्वारा किए गए उपायों का अध्ययन कर प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गहलोत ने प्रदेश में कोरोना से मृत्यु के मामलों की ऑडिट करवाने को भी कहा है, ताकि कोविड और नॉन कोविड मौतों की वास्तविकता का पता चल सके। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मौतों को छिपाने की परंपरा नहीं है और हमें आंकड़ों की नहीं बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन की चिंता है। और अब बात प्रदेश में कोरोना के मामलों की। कोरोना अपडेट अब आपको दे देते हैं। मरुधरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार अब कम होती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में 3,404 कोरोना केस सामने आए, 105 मौतें दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों का यह आंकड़ा है। राजधानी जयपुर से 832 केस सामने आए, वहीं 20 की मौत दर्ज की गई। प्रदेश भर में 15,635 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। 87,000 से कम एक्टिव केस वर्तमान में प्रदेश में दर्ज की गई। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं और कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास में आ रहा हूं। राजधानी जयपुर में 832 केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए, 20 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। क्या ये माना जाए पिछले दिनों के मुकाबले अब कोरोना संकट कम हो रहा है, कोरोना केसेस कम हो रहे हैं इन आंकड़ों को देखते हुए? सौरभ जी बिल्कुल, काफ़ी कम जो है वो अब मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति पिछले दिनों देखने को मिली थी, एक दिन में करीब 5,000 मामले आ रहे थे। उस दौर में जिस प्रकार का हाहाकार था, अब जाकर कहा जा सकता है कि राहत की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और राजधानी में महज 800 जो है वो केस आए और
अगले कुछ दिन इसी प्रकार की सख्ती और लोगों की जागरूकता बनी रही तो यकीन मानिए कि जिस प्रकार की स्थिति आज है वो अगले सप्ताह तक और भी जो है वो राहत देने वाले हालात जो है वो राजधानी जयपुर में दिखेंगे। इसके साथ ही मौतों की जहां तक बात है, हालांकि मौतों का आंकड़ा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार जो है वो मौतें हो रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से चाहे बात प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS की बात हो या फिर जयपुरिया अस्पताल की बात हो या फिर ESI मॉडल हॉस्पिटल की बात हो, तमाम जगहों पर जो है वो अब राहत देखने को मिल रही है। जो चिकित्सा कर्मी पिछले दिनों 24 घंटे लगातार काम कर रहे थे, अब जाकर उन्हें राहत की सांस लेने का वक्त जो है वो आया, क्योंकि लगातार जो है वो बेड्स अब कम होने लगे हैं, मरीजों की संख्या जो है वो लगातार कम होने लगी और जो हाहाकार पिछले दिनों देखने को मिला था उससे बिल्कुल उलट स्थिति जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। जी सुमित। ठीक है, उदयपुर ले चलते हैं, कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, उदयपुर की क्या स्थिति, पिछले दिनों के मुकाबले केसेस में बढ़ोतरी या कमी, और किस तरह से प्रशासन यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहा है, लोग कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं? देखिए, उदयपुर में भी कोरोना केसेस में काफ़ी कमी आई है। मंगलवार को 275 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, लेकिन चिंता अभी बरकरार है क्योंकि मौतों का आंकड़ा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए। उदयपुर में लोगों की जागरूकता की अगर बात करें तो अभी भी पुलिस को सड़कों पर सख्ती बरतनी पड़ती है, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है वो सड़कों पर देखी जाती है। वाहनों की आवाजाही सुबह सुबह के समय काफ़ी तादाद में देखी जाती है। उसके अलावा दोपहर के बाद में ज़रूर सड़कें सूनी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन सुबह सुबह की जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर चिंताजनक है। और यही वजह है कि जो पूरी चेन तोड़ने की बात की जा रही है उसमें प्रशासन लगातार उससे अपील करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम उदयपुर में वैक्सीनेशन की बात करें तो उदयपुर में मंगलवार को कुल वैक्सीनेशन 4000 से भी कम हो पाया, क्योंकि वैक्सीन की कमी थी और 18 से 44 साल के महज 1811 युवाओं को वैक्सीन लग पाई थी। तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया उदयपुर में धीमी चल रही है। दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। तीसरी लहर की बात की जा रही है। ऐसे में उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज ने बच्चों से जुड़ी जो बीमारी है उनकी तैयारियां पूरी कर ली है। इसमें बच्चों के चपेट में आने की जो संभावना जताई जा रही है उसके तहत उदयपुर में ICU बेड तैयार कर लिए गए हैं और वहीं अब वेंटिलेटर बेड और NICU बेड तैयार किए जा रहे हैं। एक नया वार्ड तैयार कर लिया गया है जो कि आपातकाल परिस्थिति में काम आएगा और जो स्थितियां बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है उसे नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर और उदयपुर से अपडेट कोरोना का आपको दे रहे थे मेरे सहयोगी। मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत अब भी है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन रामबाण है। एक तरफ पूरा देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ देश में वैक्सीन की जमकर बर्बादी भी हो रही है। और इस मामले में झारखंड पहले स्थान पर है, जहां केंद्र सरकार के मुताबिक 37.3% वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। वैक्सीन की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3% है। वहीं झारखंड में वैक्सीन की 37.3% बर्बादी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में 30.2% के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे, 15.5% के साथ तमिलनाडु तीसरे, 10.8% के साथ जम्मू कश्मीर चौथे और 10.7% के साथ मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में केंद्र ने राज्यों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें केंद्र ने टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया। तो वैक्सीन की कमी से एक तरफ पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन की जमकर बर्बादी भी हो रही है और इस बर्बादी के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही। झारखंड इस मामले में सबसे अव्वल है। केंद्र सरकार के मुताबिक 37.3% वैक्सीन की यहां पर बर्बादी हुई है। राष्ट्रीय औसत 6.3% है इसका। झारखंड में, अकेले झारखंड में वैक्सीन की 37.3% बर्बादी पर अब सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, जहां 30.2% की बर्बादी हुई है। जहां एक तरफ
कुछ राज्य वैक्सीन की बर्बादी बेहिसाब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरुधरा में इसकी जैसलमेर मॉडल की तारीफ हो रही है, जहां वैक्सीन से जुड़े लोगों की समझदारी ने जैसलमेर को पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में पेश किया है, जहां इस्तेमाल के दौरान वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई, यानी वैक्सीन की बर्बादी करीब करीब शून्य रही, जब 10% तक बर्बादी को व्यवहारिक माना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीन इस्तेमाल का जैसलमेर मॉडल। जैसलमेर में वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जैसलमेर का प्रदर्शन। जो वैक्सीन है उसमें हमने 1% हमारी वेस्टेज नहीं हुई है कि जितनी डोज आई थी उतनी हमने लगा दी है। ऑन एन एवरेज हमारा 10.5 एक वाइल में रहा है। कोरोना से जंग में राजस्थान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब ये नया मॉडल आया वैक्सीन कैसे इस्तेमाल करें को लेकर। सरहदी इलाका जैसलमेर ने वैक्सीन की बर्बादी को करीब करीब शून्य पर लाकर देश भर में रिकॉर्ड बनाया है। मरुधरा में जैसलमेर एकमात्र जिला है जहां वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है, जबकि मरुधरा के कई जिलों में वैक्सीन की बर्बादी 40% तक रही है। केंद्र के SOP के मुताबिक 10% तक वैक्सीन की बर्बादी सामान्य है, लेकिन जैसलमेर में इस्तेमाल के दौरान इतनी भी वैक्सीन खराब नहीं हुई। हमने सभी से यही कहा कि एक कोविशील्ड की एक वाइल के अंदर 11 डोज आती है और उन्हें सारी 11 डोज का उपयोग करना है। जो पहले से स्लॉट बुक होता है उस स्लॉट में जब भी हमने उनको कहा है कि जब भी 7 या 8 लोग आए तब उस वाइल को खोलें, ताकि 2 या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड उसके अंदर आ जाए और एक भी डोज जो है वो व्यर्थ न जाए। प्रदेश में वैक्सीन की कुल खराबी 7% तक रही है। राजस्थान में अब तक 11.5 लाख डोज खराब हुई है। चूरू में सबसे ज्यादा 39.7% वैक्सीन खराब हुई है। वहीं हनुमानगढ़ में 24.60% वैक्सीन काम नहीं आ सकी। 18 से ज्यादा उम्र वाले 10,000 लोगों को जैसलमेर में पहली डोज दी गई। हालांकि जैसलमेर में सबसे ज्यादा वैक्सीन खराबे की आशंका थी। जैसलमेर में आबादी घनत्व कम होने के साथ साथ दूरियां सबसे ज्यादा है, जिससे जैसलमेर में कोरोना वैक्सीन के खराब होने की सबसे ज्यादा आशंका थी। लेकिन इसके विपरीत जैसलमेर में एक भी डोज को खराब होने नहीं दिया गया। जैसलमेर से श्रीकांत, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना के बढ़ते हमले के बीच देश भर में अफवाहों का वायरस भी तेज गति से चारों ओर फैल रहा है। अफवाह फैलाई गई कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से देश भर में कोरोना वायरस ने खतरनाक रूप अख्तियार किया। अब दूरसंचार विभाग ने इस अफवाह को लेकर लोगों के मन से भ्रम दूर करने के लिए बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक ये अफवाह न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि अतार्किक भी है। – 5G टेस्टिंग का वायरस कनेक्शन नहीं। TOT ने 5G टेस्टिंग पर भ्रम दूर किया। 5G के बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 5G की टेस्टिंग और 5G नेटवर्क से पेंडेमिक बढ़ रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। TOT ने स्पष्ट कर दिया है कि 5G प्रौद्योगिकी और कोविड-19 संक्रमण के फैलाव में कोई संबंध नहीं है। मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन नॉन आयोनिक श्रेणी में आता है, जो कि घातक नहीं है। ये दावा आधारहीन और गलत है कि 5G के परीक्षण और इसके नेटवर्क के कारण कोरोना वायरस फैल रहा है। जो भी मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये रेडियो तरंगे, जो कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें ट्रेवल करती है और वायरस या बैक्टीरिया इनके साथ ट्रेवल नहीं कर सकता है। अतः हम ये भी देखते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जहाँ नहीं है, जिन कंट्रीज़ में भी लॉन्च नहीं हुई है,
या जहाँ टेस्टिंग नहीं चल रही है वहाँ पर भी पेंडेमिक कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अतः 5G की बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वो गलत है और ये WHO ने भी अपनी बात में कही है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक न तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार है और न ही ये संभव है। WHO ने भी इस मामले में अफवाह से लोगों को बचने की सलाह दी है। वहीं दूरसंचार विभाग ने यह भी साफ किया कि राजस्थान में अभी 5G प्रौद्योगिकी की कोई टेस्टिंग हुई ही नहीं है। ऐसे में यहाँ 5G टेस्टिंग का प्रचार प्रसार कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा रेडिएशन है मोबाइल टावर्स का, वो नॉन आयोनाइजिंग फील्ड होता है। ये शरीर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरे या इस तरह की आयोनाइजिंग रेडिएशंस होता है उनसे जरूर शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। दूरसंचार विभाग ने यह भी साफ किया कि राजस्थान में किसी भी टावर में खतरनाक ट्रांसमिशन का कोई भी उदाहरण नहीं मिला जो आम लोगों के लिए घातक हो। आपको बता दें कि राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही थी कि 5G की टेस्टिंग के कारण ही वायरस का इतना खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब बात न्यूज 18 की मुहिम की, जो एक बार फिर रंग लाई है। जी हां, 3 महीने से पेंशन के लिए भटक रही 65 साल की बुजुर्ग महिला को उसका हक मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कागजों में गड़बड़ झाला, दूसरी शादी का दिया हवाला, सिस्टम की लापरवाही, पेंशन की हकमारी। रंग लाई न्यूज 18 की मुहिम, बुजुर्ग महिला को मिला इंसाफ। देख लीजिए, सिस्टम की मारी है, कोरोना काल में बेचारी है। 2 बच्चे हैं लेकिन कोरोना काल में अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। रही सही कसर सिस्टम ने दिखाई। ई मित्र ने कागजों में ऐसा गड़बड़ झाला किया कि कल तक वृद्धा पेंशन की हकदार को पेंशन से भी हाथ धोना पड़ा। दरअसल ये लाचार बेबस महिला सिरोही के झटिया कॉलोनी की रहने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 65 साल की बुजुर्ग महिला दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन सत्यापन के दौरान ई मित्र संचालक ने कागजों में बुजुर्ग महिला की दूसरी शादी करवा दी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को पेंशन मिलना बंद हो गई। पेंशन फिर से शुरू करने के लिए बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाने की ठानी। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई और बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिल गया है। उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार ने फिर से बुजुर्ग महिला को पेंशन का हक दिला दिया है। जो दस्तावेज थे उनसे चेक करवाए तो उसमें जो वार्षिक सत्यापन होता है उसमें ईमेल का जो रिमार्क होता है उसमें रीमैरिज का मेंशन कर रखा था, इसलिए उसकी पेंशन है वो 2-3 महीने से रुक गई थी। वापस पेंशन जो कैंसिलेशन ऑर्डर था उसको रिव्यू करके हमने बहाल किया उनकी पेंशन और वापस रेगुलर। और एक बार फिर न्यूज 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया है और एक मजबूर की आवाज को बुलंद कर अंजाम तक पहुंचाया है। सिरोही से न्यूज 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। नौतपा का आज दूसरा दिन है, लेकिन इस झुलसाने वाली तेज गर्मी में छिपी हैं खुशियां, क्योंकि यही तेज गर्मी लाएगी शानदार बारिश, जिससे किसानों की फसल अच्छी होगी और गांव से शहर तक आएगी खुशहाली। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 जून तक झुलसाएगी तेज गर्मी। ये 9 दिन जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है उससे 9 दिन तक का समय नवतपा कहलाता है। इन 9 दिन यदि पृथ्वी तपती है
तो संवत अच्छा होता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र पर आता है तब से 9 दिन 9 तपा कहलाता है, यानी 9 दिनों की झुलसने वाली गर्मी। लेकिन ये तेज गर्मी खुशियां लाने वाली होती है, क्योंकि जितनी तेज गर्मी मॉनसून में उतनी ही बारिश। इस बार भी ग्रहों की गणना मॉनसून में कुछ रुकावट के साथ अच्छी बारिश के आसार बता रही है। इस बार मेघेश एक मंगल है और एक चंद्रमा है, जिससे कहीं कहीं बहुत अच्छी बारिश तो कहीं कहीं पर अनावृष्टि के भी संकेत मिलते हैं, कहीं पर अतिवृष्टि के संकेत मिलते हैं, कहीं पर कई जगह ऐसी भी बारिश आ सकती है जो वर्षों में नहीं आई और कई तरह की संभावनाएं बना देता है प्राकृतिक आपदाओं की। वैसे संवत ठीक होने की संभावनाएं बनती है। माना जाता है कि अगर 9 तपा के बीच में बारिश आती है, अंधड़ और तूफान आता है, ओले गिरते हैं, तो अच्छा संवत नहीं माना जाता है। ये 9 दिन 15-15 दिन के पक्ष माने जाते हैं। पहले 2 दिनों में बारिश यानी आषाढ़ के महीने में अच्छी बारिश नहीं होगी। तीसरे चौथे दिन यदि बारिश आए तो सावन के महीने में अच्छी बारिश नहीं होने के संकेत माने जाते हैं। 5वें छठे दिन यदि अच्छी गर्मी पड़े तो भाद्रपद के महीने में अच्छी बरसात होती है। 7वें 8वें दिन गर्मी पड़ने पर आश्विन के महीने में अच्छी बारिश होती है। 9वें दिन भी यदि अच्छी गर्मी पड़े तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में भी अच्छी बारिश की संभावना होती है। हालांकि ज्योतिषों के मुताबिक मरुधरा में आने वाले 4 महीनों में कई जगह सामान्य, कई जगह कम और कई जगह अतिवृष्टि भी हो सकती है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।